हेलो एवरीवन। पीजीटी स्टेट फिजिक्स 2020 का पेपर जिसकी 2 वीडियो कर चुके, 6 क्वेश्चन की 12 क्वेश्चन हो चुके। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 103। ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m, एक डिस्क दे रखी है जिसका मास m है, रेडियस r है। उसके चारों तरफ एक रिम लगा रखी है जिसका भी मास m है। और क्या दे रखा है देखो, 4 सिमेट्रिकली प्लेस पॉइंट मासेज ईच का मास m/4 है, फिक्स एट द पोजिशन r/2 फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से ये देखो डायग्राम में देखो 3 चीजें गिवन है यहाँ। एक तो ये अंदर वाली डिस्क, इसके चारों तरफ क्या है, रिम, और 4 यहाँ पे पॉइंट मास हैं जो कि सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे हैं और इनका मास m/4 है। क्या पूछा इसने, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क थ्रू इट्स सेंटर। सेंटर से ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पीछे के भी हमने पेपर किए ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे मोस्टली टाइम क्वेश्चन आया ही आया है, और डिटेल से भी मैं करवा चुकी, जैसे डिस्क के लिए क्या होता है, रिंग के लिए क्या होता है। तो देखो आज का क्वेश्चन कैसे करेंगे, अपने को क्या क्या गिवन है। एक तो ऐसे डिस्क गिवन है, उसके चारों तरफ ऐसे चिपका रखी है रिंग, मास इसका भी m है, डिस्क का भी, और रिंग का भी मास m है, ठीक है। और इसके सेंटर से r/2 पे यहाँ पे 4 रख रखे हैं पॉइंट मास। तो यहाँ पे जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है इसने, अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ऐसे, ठीक है। तो टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, वो किस किस का होगा, 3 चीजें गिवन है, तीनों का टोटल होगा। किस किस का देखो, एक तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में किसका, रिंग लगा लो, क्योंकि जो रिम है चारों तरफ वो लाइक रिंग ही तो है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में किसका, 4 कौन है, पॉइंट मास। बस चारों का अलग अलग निकाल दो। सिंपल सा 1 मिनट का क्वेश्चन है, बस डिटेल से हम समझेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैसे मैं बता देती हूँ। देखो कोई भी रिंग होती है ऐसे, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² होता है। मैं पहले भी इसको डिटेल से करवा चुकी, पीछे वाले पेपरों में आया हुआ था ये, वो वीडियो जरूर देख लें एक बार। रिंग का होता है अबाउट परपेंडिकुलर टू एक्सिस हाफ mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और रिंग के ऊपर रिंग रखते जाएंगे तो क्या बनेगा, एक होलो सिलेंडर, उसका भी यही होता है। एक होती है डिस्क जो अंदर से भरी होती है, उसके अबाउट एक्सिस लें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr², और डिस्क के ऊपर डिस्क रखते जाएंगे तो एक बनेगा सॉलिड सिलेंडर, जिसका भी यही होता है, ठीक है। जैसे स्फीयर, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का होता है 2/3 mr², और एक सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। इस तरह से डिटेल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। जब इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चलेगी ना, तो ये वाला क्वेश्चन डिटेल से क्वेश्चन क्या टॉपिक करेंगे, ठीक है। अलग अलग रख दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का मैंने क्या बताया, हाफ mr², तो हाफ mr², प्लस में रिंग का क्या होता है mr², प्लस देखो पॉइंट मास होता है किसी पॉइंट से, मतलब जो जैसे सेंटर पॉइंट लेते हैं, यहाँ से पॉइंट मास मान लो r डिस्टेंस पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। पॉइंट मास के लिए यहाँ पे कितने पॉइंट मास हैं, 4, तो टोटल अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मास, एक पॉइंट मास का मास कितना दे रखा है भाई, m/4, मास तो वही रखेंगे पॉइंट मास का जो मास है, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, r/2, तो r/2 का स्क्वायर। तो ये देखो कितना आ गया, 4 इंटू में m/4 इंटू में r²/4, इससे कट गया, तो ये बच गया अपना 1/4 mr²। किसका आ गया, चारों पॉइंट मास का, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस यहाँ पुट कर दो 1/4 mr²। तो यहाँ देखो इसको मैं 4 हम अगर डिनोमिनेटर बनाएं तो ये 2/4 हो जाएगा, ये 4/4 हो जाएगा, और ये 1/4 है ही, mr² क्या रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 4 2 6 और 1 7, नीचे कौन है 4 ना, 4 mr²। ये आ गया भी, देख लो इतना सिंपल सा आंसर था। बस सिर्फ हम पेपर में सोल्व करेंगे तो बस ये सीधे जोड़ना ही थी, तीनों का पूछ रखा, 3 चीज़ें की, उन तीनों का ऐड करते ही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, डिटेल से कर लेना इसको। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 104।
2 एम्पलीफायर हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं एक के बाद एक। फर्स्ट जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर होता क्या है भाई, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता, बढ़ाता हो, इंक्रीज करता हो। जैसे कि आवाज़ नहीं आ रही तो लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं, मतलब माइक यूज़ करते हैं, तो माइक में एम्पलीफायर लगा होता है। तो उसका वोल्टेज गेन दे रखा फर्स्ट का तो 10 और सेकेंड के लिए 20। इनपुट सिग्नल दे रखा है, हमसे आउटपुट सिग्नल पूछा है। बिल्कुल 1 सेकेंड का क्वेश्चन है भाई, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 104। देखो 2 चीज़ें याद रखो, पर एम्पलीफायर है जो सिग्नल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर एम्पलीफायर सीरीज में कनेक्ट हो, अगर एम्पलीफायर पैरेलल में कनेक्ट हो, तो सीरीज में कनेक्ट हो ना, सीरीज में तो जो गेन होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई की जाती है। अगर पैरेलल में कनेक्ट हो तो गेन को ऐड किया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं भाई, इनको चाहे नोट कर लेना। एम्पलीफायर सीरीज में कनेक्ट हो तो गेन क्या होता है भाई, कितना इंक्रीज होकर हमें आउटपुट मिला, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होती है, पैरेलल में एडिशन होता है। अच्छा, गेन का क्या फॉर्मूला होता है, गेन का फॉर्मूला होता है सीधा ही आउटपुट बाई इनपुट, या फिर आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज। हमें ये वाली चीज़ दे रखी, ये वाली दे रखी, ये वाली पूछी, तो वी नोट का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से गेन इनटू में वी इनपुट। बट गेन तो दोनों की दे रखी है, 2 एम्पलीफायर हैं A1 और A2, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। तो टोटल गेन कितनी होगी, दोनों की सीरीज में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट की 10 दे रखी है, दूसरे की 20, तो ये हो गया 200। बस यहाँ रख दो, गेन आ गई 200 और ये वाली कितनी दे रखी है अपने को 0.01। इसको सोल्व करेंगे, कट जाएगा 0 से, तो 2 वोल्ट आ गया भाई आंसर। देख लो 1 मिनट का क्वेश्चन था ये तो मैंने 3 फॉर्मूले बताए ना, तो उसमें टाइम लगा दिया कि सीरीज में एम्पलीफायर हो कनेक्ट तो गेन होती है मल्टीप्लाई, पैरेलल में एडिशन। और गेन का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है आउटपुट बाई इनपुट, भी कितना आउटपुट मिला और हमने कितना इनपुट दिया था वही तो होती है गेन, भी कितना बढ़ के आया, ठीक है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 105 का। देखो इनमें 4 स्टेटमेंट दे रखी है और पूछ रहा है अभी कौन सी करेक्ट होती है। ये नॉर्मल फोर्स जो रिएक्शन फोर्स होता है ऊपर लगता है, और वेट के लिए चारों दे रखी है, तो इसको ऐसे समझा देती हूँ पहले मैं, फिर इसमें आंसर ढूंढ लेंगे। 105 का क्वेश्चन देखो, इसने पूछा जो वेट होता है, जो डाउनवर्ड लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो अर्थ उसको टुवर्ड द अर्थ मतलब खींचता है कोई ऑब्जेक्ट, वेट होता है, और एक होता है नॉर्मल। इन दोनों के लिए 4 स्टेटमेंट दी इसने। तो एक्चुअल में क्या होते हैं, क्वेश्चंस के जो आंसर है 4, उसमें लिख रखा दोनों बराबर होते हैं, किसी केस में बराबर नहीं होते, ये ज़्यादा होता है, इस तरह के ऑप्शन बना रखे। तो देखो क्या क्या केस पॉसिबल है, ये देखो केस 1, अगर ये वाला ऑब्जेक्ट ऐसे ज़मीन में है, इस पे रखा हुआ है, तो इसका वेट कहाँ लगेगा mg डाउनवर्ड, और नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा ऊपर। तो इस केस में क्या हुए बराबर, बट हर केस में ये बराबर नहीं होते भी। जैसे कि मैं बात करूँ लिफ्ट का, अब लिफ्ट है ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है तो नॉर्मल बढ़ जाता हमारा, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाती है mg से ग्रेटर। और लिफ्ट जब नीचे की तरफ आती है तो नॉर्मल कम हो जाता है, मतलब ऐसे लगता है कि हमारा वेट बढ़ गया जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है। तो इस केस में दोनों बराबर ये नहीं रहे, ठीक है। एक और केस ले लो कोई, जैसे इंक्लाइन प्लेन का ले लूँ मैं, किसी एंगल पे इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, तो वेट तो ऐसे टेढ़ा लगेगा ही नहीं, वेट कहाँ लगता है हमेशा बिल्कुल डाउनवर्ड, और इसका नॉर्मल फोर्स कहाँ हुआ ऐसे। अब इसको वेट को हम रिजोल्व करेंगे 2 कंपोनेंट में, यहाँ ये थीटा तो ये थीटा होगा, तो ये हो जाएगा mg कोस थीटा और इधर mg साइन थीटा। तो नॉर्मल के सामने कौन आया, mg कोस ऑफ थीटा। तो इस केस में भी क्या हो गया, नॉर्मल कम हुआ, ठीक है, डाउनवर्ड ये वाला ज़्यादा हुआ। तो हमारा ऑप्शन मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि कुछ एक केस में बराबर होते हैं, बट कुछ केस में ये बराबर नॉर्मल और वेट फोर्स बराबर नहीं होते, इनका मीनिंग इक्वल नहीं होता, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता। तो देखो इसमें 4th ऑप्शन करेक्ट है भाई, नॉर्मल जो रिएक्शन है, फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द वेट बट द टू मे हैव द सेम मैग्नीट्यूड इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में तो ये बराबर होता है, बाकी में क्या होता है डिफरेंट होता है, नॉर्मल जो होता है वेट से। तो ये ऑप्शन 4th इसमें क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला देखो भी क्वेश्चन 106 का। When a charge Q है is give to the isolated metallic sphere। isolated क्या होता है, जो किसी से कनेक्ट ना हो भी, ना अर्थ से कनेक्ट होना, एक दूसरे से कनेक्ट होना, किसी अदर चार्ज से, मतलब एक डिसकनेक्ट हो अपने आप में। मेटेलिक क्या होता है, कंडक्टर स्फीयर जिसका रेडियस r है, तो उसके सेंटर पे पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। नाउ द सेम चार्ज, इस सेम चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए वॉल्यूम ऑफ द नॉन कंडक्टिंग
सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग होता है मतलब इंसुलेटर, उसमें वही सेम चार्ज जो यहाँ था वो सेम चार्ज अब उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये कह रहा है पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, तो इस स्फीयर पे पोटेंशियल होगा सेंटर पे वो कितना होगा। देख लो बिल्कुल, ये भी बिल्कुल मैं ये करीब आधे मिनट का क्वेश्चन है, बट इसको हम डिटेल से समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो लिया है ये वाले आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर का मतलब पोटेंशियल वगैरह का। तो देखो 106, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो क्या दे रखा है आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर। आइसोलेटेड मतलब होता है जो किसी से, किसी वायर से, मतलब अर्थ वायर से या फिर ये लगा लो किसी अदर चार्ज से, वायर से, किसी से कनेक्ट ना हो भाई, ठीक है, कनेक्ट नहीं है। मेटेलिक का मतलब क्या होता है कंडक्टर। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो सारे जो चार्ज होते हैं ना वो सरफेस के ऊपर होते हैं, अंदर कोई चार्ज नहीं होता, अंदर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि सारे चार्ज तो अपने सरफेस पे हैं। बट पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल वो सेम होता है कहाँ, आउटसाइड और इनसाइड। बस ये बात आप नोट कर ले, जो मेटेलिक स्फीयर होता है उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं सरफेस पे होते हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेंटर पे क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि सारे चार्ज बाहर हैं। बट जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है अंदर भी, यहाँ सेंटर पे भी और सरफेस पे भी। एक बात, दूसरा किसका केस दे रखा है, यही चार्ज अगर नॉन कंडक्टिंग, गला खराब सा भी थोड़ा सा ज़्यादा करकरी आवाज़ आई तो भी सुन ले, कोई बात नहीं। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर दूसरा केस है। अब इसने क्या बताया, सेम चार्ज नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग मतलब किसकी तरह ट्रीट करे, जो इंसुलेटर की तरह, वो सारा चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सिर्फ सरफेस पे नहीं है, हर जगह चार्ज है, तो हर जगह चार्ज है तो सीधी सी बात है अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। इसके अंदर जो v की वैल्यू होती है ना सेंटर पे, दोनों में अलग फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो v की वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है के कॉन्स्टेंट Q बाई आर, ये बड़ा किसके केस में, आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर के केस में। इसके सेंटर पे जो v की वैल्यू होती है फॉर्मूला होता है 3/2 KQ बाई आर। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, प्रूफ कहो तुम प्रूफ भी करवा दूंगी, बट ये वाला तो याद ही रख लेना भाई, काफ़ी बार ये डायरेक्ट ही यूज़ होते हैं। तो कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर उसके सेंटर पे पोटेंशियल 3/2 KQ बाई आर और इसका KQ बाई आर होता है, ठीक है। अब ये तो था बेसिक बात थोड़ी सी समझाने के लिए कि आगे कोई क्वेश्चन आए तो भाई छूटे ना, ये ना हो कि कोई डाउट है, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, क्या दे रखा है, देखो अपने को इसके अंदर दे रखा है सेंटर के ऊपर यहाँ कितनी v की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, कहाँ गए, हाँ 100 वोल्ट, ये वाले कहाँ, इसमें आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर पे। हमने क्या पढ़ा, आउटसाइड इनसाइड पोटेंशियल सेम होता है, तो सीधी सी बात है ये इसके सेंटर पे तो इसके आउटर सरफेस पे भी यही होगा पोटेंशियल। और अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू KQ बाई आर, और इसकी वैल्यू दे रखी है 100। एक नंबर बात ये होगी भाई। दूसरी, हमें जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है इसके सेंटर पे निकालना v की वैल्यू, जिसका फॉर्मूला ये होता है। तो इसकी वैल्यू तो अपने पास है ही, ये रही, बस पुट कर दो सीधा 3/2 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 100, इसको काट दो और 150 वोल्ट। बस 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं था भाई, ये चीज़ दे रखी है और ये हमें निकालनी है। सीधा ही वैल्यू पुट करते ही आंसर निकाल लेते हैं हम। ये आ गया इसका आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट बात है भी मैं लिख देती हूँ, नोट कर लेना। देखो एक तो जिक्र होता है चार्ज का, एक होता है फील्ड का और एक होता है पोटेंशियल का। किस किस के केस में, एक तो होता है मेटेलिक स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो चार्ज, यहाँ चार्ज कहाँ होते हैं कंडक्टिंग वाले में, सरफेस पे सारे, और यहाँ कहाँ होते हैं, पूरे वॉल्यूम के अंदर, पूरे वॉल्यूम में फैले होते हैं। तो इसके सरफेस पे तो इसका जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो होता है, इसमें पूरे में चार्ज है तो नॉट इक्वल टू जीरो होता है सेंटर पे, ठीक है। अंदर इसके लिए v होता है वो KQ बाई आर होता है, और इसके लिए v का फॉर्मूला होता है 3/2 KQ बाई आर। बस ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बस लिख लो अपने उसमें नोट्स में चाहिए इंपॉर्टेंट, इसी पे फॉर्मूले से ही काफ़ी क्वेश्चन निकल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो 107 का क्वेश्चन है आज का। 2 आइडेंटिकल ब्लॉक हैं जो दिख रहे हैं, सेम है दिखने में, मास mm है। फिर ये कह रहा है भाई उनको एक स्ट्रिंग से बांध रखा है, ऐसे फ्रिक्शनलेस है ये, और एक बुलेट है
सी ये वाली जिसका मास m है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, ऐसे चलाई जा रही है और ये जाके और बी ब्लॉक में घुस जाती है। अब सोच के देखो, एक तेज़ी से गोली आई और बी ब्लॉक में घुस गई, तो ये इसके पास मतलब एनर्जी तो है, काइनेटिक एनर्जी, ये इसमें घुसेगी ना तो बी ब्लॉक को भी आगे चलाएगी कुछ हद तक, चाहे थोड़ा ही चलो, ठीक है। अब बी ब्लॉक आगे जाएगा तो ये इससे कनेक्ट है, तो इस जो ये स्ट्रिंग है इसमें टेंशन क्रिएट होगा और जितना बी ब्लॉक चलेगा, गोली तो इसके अंदर चली गई, अंदर घुस गई, इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। कोलिजन पे क्वेश्चन है, हर बार आता है, अभी देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा करेंगे हम डिटेल से। देखो अब समझो इसको, जब गोली इसके अंदर चली गई तो गोली और बी ब्लॉक सेम वेलोसिटी से आगे की तरफ चलेंगे, क्योंकि ब्लॉक ए बी से बंधा हुआ है तो ये चलेगा तो ये भी तो उसी वेलोसिटी से इसके पीछे पीछे चलेगा। तो पूछा क्या वैसे इसने, ये पूछा भाई इम्पल्स निकालो ए के ऊपर, ए के ऊपर जो इसमें टेंशन क्रिएट हुई ना स्ट्रिंग में, तो इसके लिए इम्पल्स निकालो। तो इम्पल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। बस देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है ये भी, बट क्योंकि हम डिटेल से कर रहे हैं हर चीज़ें तो थोड़ा सा समझते हुए करेंगे। 107 देखो क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे ब्लॉक है ए और एक दे रखा है ब्लॉक बी, इनको स्ट्रिंग से बांध रखा है। यहाँ पे कोई बुलेट है जो इनिशियल, इसका भी मास m है, इसका मास तीनों का ही बराबर है अभी, और इनिशियल वेलोसिटी u है। अब ये इसके अंदर जाके घुसेगी, फिर ये चलेंगे, फिर पीछे चलेगा, इसके अंदर क्रिएट होगा टेंशन में, मतलब स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा जिसकी वजह से ये भी चलेगा। वहीं पूछ रखा है, पूछा क्या अपने पास इम्पल्स पूछा है जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब P2 माइनस P1, भाई कितना मोमेंटम में चेंज हुआ, बस ये निकालना, सिर्फ ए के लिए निकालना है ये, बाकी से कोई लेना देना नहीं, ए ब्लॉक का पूछा है बस, ठीक है। ये तो था इसका कंसेप्ट। अब देखो हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है ना, लीनियर मोमेंटम, वो क्या रहता है, हमेशा ही कंजर्व रहता है। अभी बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, मतलब गोली इसको नहीं लगी थी तब का लीनियर मोमेंटम और लग चुकी, इसके अंदर घुस चुकी तब का लीनियर मोमेंटम, दोनों को रख दो बराबर। तो पहले क्या था, ये रेस्ट में, ये रेस्ट में, ये चल रहा था, तो मास इनटू फर्स्ट रेस्ट में था, सेकंड मास इनटू ब्लॉक बी भी रेस्ट में था। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये वाला लगा रही हूँ, और ये वाली चल रही थी, इसका मास m है और u वेलोसिटी से चल रही थी। ये तो कौन सा हुआ, इनिशियल। फाइनल बताओ कितना हुआ, तीनों चलने लगे, तीनों का मास कितना है, m m m, जोड़ा क्यों और वेलोसिटी सेम क्यों रखी, क्योंकि गोली इसके अंदर घुस गई तो तीनों ही सेम स्पीड से चलेंगे, एक साथ ही तो चलेंगे। तो ये वाला यहाँ बचा mu और यहाँ बचा 3mv, m से m कैंसिल, तो v की वैल्यू आ गई u/3, ये वेलोसिटी आ गई भी, तीनों की वेलोसिटी है ये, क्योंकि साथ ही तो चल रहे हैं। अब अपने उस पे आ जाओ जो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, इम्पल्स, जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम, सिर्फ ए के लिए। तो पहले तो ये रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम तो क्या है इसका, मास इनटू रेस्ट मतलब 0, और फाइनल कितना है, मास m है, किस वेलोसिटी से चल रहा है ये, u/3 से। बस एक इक्वेशन तो पुट कर दो, इम्पल्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना m u/3 और माइनस में 0, तो m u/3 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देख लो ये तो थोड़ा सा समझाने के लिए लंबा खींच दिया, कुछ भी नहीं था, बस लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करके वेलोसिटी निकाल ली और इम्पल्स का सीधा सीधा फॉर्मूला P2 माइनस P1 पुट कर दिया और ये आ गया हमारा आंसर बी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखो, T1 टाइम दे रखा अभी 2 सेकेंड, एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक्सेलेरेशन दे रखा है, फिर दूसरा टाइम दे रखा है, उसके लिए एक्सेलेरेशन दे रखा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द, ये कह रहे सर्कल में वो घूम रहा है तो उसका रेडियस निकालना है, और T2 माइनस T1 इज लेस देन द 1 टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड से दोनों का डिफरेंस क्या है, कम है। तो देखो कैसे होगा, 108 क्या क्या चीज़ें गिवन है, T1 टाइम 2 सेकेंड, T2 टाइम 5 सेकेंड, तो दोनों का डिफरेंस T2 माइनस T1 कितना आ गया, 5 में से 2 गया 3 सेकेंड। दूसरा क्या दे रखा अपने को, एक्सेलेरेशन, A1 कितना दे रखा है 6i प्लस में 4j, और A2 दे रखा है प्लस का 4i माइनस में 6j, क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ से सिर्फ देखने से पता चल रहा है कि जब टाइम डिफरेंस 3 सेकंड हो तो जो इसकी पोजीशन थी वो y की, वो कहाँ पहुँच गई, x पे, और x वाली y पे पहुँच गई, भी चेंज कर ली, x थी वो y पे पहुंच गया, तो कितना डिग्री एंगल होता है, एक बार देख के ऑब्जर्वेशन से भी हमें पता चला, यहाँ पे जो एंगल था घूमा वो
क्योंकि घूम रहा है सर्कल में, तो 90 डिग्री है। दूसरा, अगर A1 एक्सेलेरेशन और A2 का डॉट प्रोडक्ट देखें वो भी 0 है, करके देख लो डॉट प्रोडक्ट, और किसी का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो उनके बीच में एंगल होता है वो कितना होता है, ये तो प्रॉपर्टी है 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल आ गया भाई अपना 90 डिग्री। हमें निकालना क्या है, रेडियस, और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलेरेशन, क्योंकि सर्कुलर में घूम रहा है तो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन होता है v²/r, और ओमेगा की फॉर्म में लिखें तो r ओमेगा का स्क्वायर/r, एक r से एक r कट जाएगा तो r ओमेगा स्क्वायर। हम बस इस फॉर्मूले में लगाएंगे, a की वैल्यू मैग्नीट्यूड a दे रखा है, r निकालना है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला तो d(θ/dt), जो कि थीटा अपना निकल चुका है π/2, और dt डिफरेंस कितना है 3। बस सब कुछ तो मिल गया हमें, बस निकालना क्या है, आर वो निकाल लो। तो देखो ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, ए का मैग्नीट्यूड कितना निकला है अपने पास, ये दोनों का ही सेम है, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा 36, 16, 52 का स्क्वायर रूट। बस फॉर्मूले में पुट कर दो भाई यहाँ पे। तो फॉर्मूला अपने पास a = क्या आ गया, ये रहा आर ओमेगा स्क्वायर। तो a की वैल्यू 52 का रूट है, r तो हमें निकालना है, और ओमेगा की वैल्यू ये रही π/6 का स्क्वायर। तो ये राउंड ऑफ से निकाल लेंगे, r की वैल्यू आ गई, इसको इधर ले जाओ, 36 डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर इंटू में √52। तो देखो 49 का क्या होता है 7, तो इसका क्या ले लेंगे हम 7.2 के नियर ले लो, और आगे कौन है 36 है, और पाई 3.14 3 3 जा 9, तो 9.8 के करीब आएगा। राउंड ऑफ से आंसर मिल जाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ से भी राउंड ऑफ ले लो, चाहे 7 ले लो, क्योंकि 2 = 5 मैंने पहले ही बताया था कैलकुलेशन में, और ये 8 ग्रेटर है तो 10 ले लो। तो इसका आंसर आएगा भाई 29.2 या 25.2 यहाँ आएगा, बट इसका आंसर रॉन्ग दे रखा है भाई, इसमें डेसिमल यहाँ दे रखा है। तो जो मैच हो रहा है 2 से ये वाला, सिर्फ सी ऑप्शन मैच हो रहा है, जिसका डेसिमल यहाँ दे रखा है, खुद कैलकुलेशन करके देखना, डेसिमल यहाँ आएगा, ठीक है। मैंने निकाला यहाँ आ रहा है, बाकी एक बार आप भी ट्राई कर लेना, बट तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अभी 6 क्वेश्चन कर लिए हमने। तो कमेंट्स में बताएं ज़रूर भी, ताकि अब कुछ फीडबैक मिले तो ही एक टीचर को मोटिवेशन मिलता है भी, नेक्स्ट जो प्लान होता है कैसे क्या रखें फिर। तो 6 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो चुके, नहीं तो लंबी हो जाएगी वीडियो। और कितना क्या समझ आ रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट्स में बताएं कि कितना समझ आया। थैंक यू।